नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अब रस्साकसी जो है बहुत तेज हो गई है। बैठकों का दौर जो है वो सुबह से ही जारी है। शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें फैसला होना है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर हलचल अब तेज हो गई है। शाम 7 बजे बैठक होनी है, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि आरएसएस दफ्तर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद से भी मिलने पहुंचे हैं। शाम 7 बजे आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जिसमें यह फैसला हो जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ताज किसके सर सजेगा। सीएम की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक। कभी रेखा गुप्ता का नाम सामने चल रहा है, प्रवेश वर्मा का नाम सामने चल रहा है, आशीष सूद का नाम सामने चल रहा है। लेकिन 7 बजे ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, क्योंकि कल दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह आरएसएस दफ्तर पहुंचे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं। पल्लवी हमारे साथ बनी हुई है और गौरव हमारे साथ बने हैं। गौरव, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह आरएसएस दफ्तर पहुंचे, क्योंकि खबरें भी आ रही हैं, आरएसएस ने भी कई नाम सुझाए हैं। और जो नाम सुझाए, जो सबसे ज्यादा भी नाम चल रहा है कई खबरों में, रेखा गुप्ता। कि आरएसएस ने एक सुझाव दिया है कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाए, महिला भी हैं और कुछ जातीय समीकरण भी साधे गए हैं इसमें। देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा और कुछ देर में राजनाथ सिंह भी संघ कार्यालय पहुंचेंगे। चूंकि अभी जो संघ कार्यालय में जो कार्यक्रम है वो दरअसल नया जो बिल्डिंग संघ का बना है केशव कुंज यानी झंडेवालान में, उसका आज उद्घाटन है और पूजा रखी गई है। और 150 करोड़ रुपए की लागत से 3 बिल्डिंग बना है, 12-12 फ्लोर सब में है। संघ के भविष्य में आगे के 50 साल की जरूरतों को देखते हुए इस बिल्डिंग को बनाया गया है। उसी पूजा में शरीक होने के लिए ये तीनों बीजेपी के नेता, वहाँ 2 नेता पहुंच चुके हैं, एक राजनाथ सिंह अभी वहाँ पहुंचने वाले हैं। हाँ, जहाँ तक आपने संघ की बात की कि राजनीति में उनका कितना लेना देना होता है, बिल्कुल होता है, भले ही वो ऑन रिकॉर्ड इसको मना करते हैं। लेकिन हाँ, चूंकि संघ ने दिल्ली चुनाव में काफी मदद की थी बीजेपी की, जो खासकर जो आप कह सकते हैं झुग्गी झोपड़ी में संघ ने जो विस्तारक कार्यक्रम चलाया था, उससे बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। और वही वोट बैंक जो टूटा आम आदमी पार्टी का, उसका नतीजा है कि आम आदमी पार्टी 22 सीट पर रह गई और दिल्ली में बीजेपी 48 सीट की प्रचंड बहुमत पाकर 27 साल बाद सत्ता में लौटी है। जहां तक रेखा गुप्ता की बात है, देखिए, बीजेपी को दिल्ली में कास्ट और क्लास दोनों कॉम्बिनेशन को साधना है। सिर्फ जाति से, कास्ट से नहीं होगा, क्लास भी यहाँ देखना होगा। क्लास यानी मध्यम वर्ग, जरूरतमंद लोग, झुग्गी झोपड़ी, दलित, पिछड़े लोग। और जातीय समीकरण तो है ही, पंजाबी, बनिया, उत्तराखंड के लोग, पूर्वांचल के लोग, जाट समुदाय, ये तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी को चलना होगा। और नंबर है सिर्फ 7, मुख्यमंत्री सहित सिर्फ 7 ही आप मंत्री बना सकते हैं। ऐसे में 12-13 दिन का वक्त बीजेपी को लग चुका। और रेखा गुप्ता का जो आपने नाम लिया, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का जो एक सपना है, ज्ञान, एक कंसेप्ट लेकर चलते हैं, उसमें महिलाओं का भी नंबर आता है कि महिलाओं की भी तरक्की बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे उनको, बीजेपी को वोट करती है। दूसरा, रेखा गुप्ता बनिया वैसे समुदाय से हैं और दिल्ली में एक छत्र राज अगर कहा जाए तो बनिया वोट पे बीजेपी का 10 साल पहले तक था। केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद चूंकि उसी कैटेगरी के आसपास से वो भी जुड़ते हैं, तो कुछ वोट छिटके थे। तो बनिया पे महिला और बनिया दोनों दाव रेखा गुप्ता को अगर सीएम बनाते हैं तो चल सकती है। और बनिया अच्छी खासी संख्या में बिहार में भी है और जाहिर तौर पे बिहार तक इसका मैसेज जाएगा, चूंकि आगे बिहार का एक बड़ा मसला है। तो महिला और बनिया दोनों कैटेगरी में सेट होती हैं, जो कि पीएम के तरक्की के, डेवलपमेंट के इंडेक्स में ऊपर है। उनका जो ड्रीम है उसमें महिलाओं की तरक्की ऊपर रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा पंजाबी समुदाय हो गया, जाट समुदाय हो गया, उसके अलावा आप बाकी जितने भी क्षेत्रवार अगर देख ले, पूर्वांचली देख ले, उसके बाद जाट समुदाय, जाट में 10 में 10 सीट बीजेपी को इस बार पंजाबी बहुल इलाकों में भी 10 में 9 सीटें मिली है। दलित की अगर बात करें, दलित में 10 में से 4 ही सीट बीजेपी को मिली है। तो रविंद्र इंद्राज का भी नाम सामने है, वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 4 जो दलित समुदाय के लोग जीते हैं उसमें से वो भी आते हैं। तो और संविधान का मामला, देश भर में तमाम विपक्षी दल अपने जेब में संविधान की कॉपी
बीजेपी लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि बीजेपी संविधान बदल देगी। अंबेडकर वाला विवाद आपको सदन में जो हुआ था वो भी आपको याद है। तो इन सबको मेकअप करने के लिए एक दलित का, चूंकि दलित समुदाय पंजाब में भी है, बिहार में भी है, देश के हर हिस्से में है और दिल्ली में भी है, उसको भी साधने के लिए रविंद्र इंद्रराज हो सकते हैं। दूसरा, अगर आप आगे बढ़े तो आज संघ के, अगर चूंकि बीजेपी में ये कहा जाता है कि जितना लो प्रोफाइल आप रहेंगे उतना ही हाई पोस्ट आपको मिलने की उम्मीद रहेगी। तो आशीष सूद जनकपुरी से हैं, पंजाबी खत्री समुदाय से आते हैं। पंजाब में बीजेपी लाख कोशिश के बाद भी बहुत कुछ नहीं कर पाई है, जबकि केंद्र में 3-3 मंत्री दिया हुआ है और यहाँ भी पंजाबी समुदाय से प्रदेश अध्यक्ष आते हैं। बहुत ज्यादा लाभ अभी तक पंजाब में नहीं हुआ। और गौरव, ये माने प्रयास हो सकता है जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो एक बात सामने आई थी कि आरएसएस और बीजेपी संगठन के बीच तालमेल सही नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लें, हरियाणा की हम बात कर लें, एक तालमेल जो देखने को मिला, कोऑर्डिनेशन जो देखने को मिला, उसके बाद जो बीजेपी ने प्रदर्शन किया है वो अपने आप में बहुत ही अविश्वसनीय है। तो क्या ये माने कि इस बार भी जब दिल्ली में मुख्यमंत्री का नाम लिया जाएगा तो आरएसएस की चलेगी? जिस तरह से आपने खुद कहा है कि झुग्गी झोपड़ियों की बात करें, वहां पे आरएसएस का काम ही रहा, जिसकी वजह से बीजेपी को यह प्रचंड जीत हासिल हुई है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री का जहां तक चुनाव होता है उसमें जैसा कि मैंने कहा, कीपिंग इन बीजेपी कीपिंग लो प्रोफाइल इज गारंटेड दैट यू विल गेट ए हाई पोस्ट। तो लो प्रोफाइल कौन रखता है? खासकर संगठन से जुड़े, संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो बीजेपी में आते हैं वही लो प्रोफाइल रखते हैं और जमीन पे काम करते हैं, आगे किसी बड़े पद की इच्छा नहीं करते। और बीजेपी में ये लंबे समय से आपने हरियाणा देखा, राजस्थान देखा और इससे पहले कई राज्यों में, आप मध्य प्रदेश चले जाइए वहां देखिए, तो तमाम ऐसे जो खुद में एक पावर सेंटर जो नेता नहीं होता है उसको बीजेपी आगे बढ़ाती है, क्योंकि राज्यों में कई ग्रुप भी होते हैं राजनीतिक दलों के अंदर। जैसे बीजेपी के अंदर ही कोई किसी नेता के अंदर 6-7 विधायक है, दूसरे नेता के अंदर 10 विधायक है, तो एक पावर सेंटर होता है, उससे खींचतान का डर बना होता है। लेकिन जब आप बिल्कुल लो प्रोफाइल रहने वाले लोग को सामने लाते हैं तो कोई उसका विरोध नहीं कर पाता। तो संघ के जो लोग होते हैं वो बीजेपी में जो रहते हैं वो काफी लो प्रोफाइल रहते हैं। संगठन के लिए चूंकि काम करने की उनकी पुरानी परंपरा है, आरएसएस में रहते हुए उस आधार पर वो काम करते हैं। तो जरूर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, जो 7 बजे जब रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पहुंचेंगे और उनके पास जो नाम होगा जिस पर 4800 विधायकों के साथ सहमति बनाने का प्रयास होगा, तो उसमें संघ की भी भागीदारी जरूर होगी। बीजेपी और संघ दोनों की साझेदारी से जो एक चेहरा निकलेगा वही दिल्ली का सीएम बनेगा। जी ठीक है, पल्लवी की तरफ मैं रुक लेता हूं। पल्लवी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमने देखा था महिलाओं का मुद्दा सबसे ज्यादा था, एक सेल शुरू हो गई थी, कोई 2100 रुपए, कोई 2200 रुपए, कोई 2500 रुपए। यही वजह है कि रेखा गुप्ता का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है, या फिर एक जो बीजेपी हमेशा करती है, नाम कुछ आगे रखती है और बाद में एक जो पिटारा खुलता है वो बिल्कुल ही सबको शॉक कर देता है। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जहां तक आपने दूसरी बात कही कि देखिए ऐसे पिटारे से एक नाम निकलता है वो चौंकाने वाले होते हैं, उसकी संभावनाएं ज्यादा लगती हैं। लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जो सियासी समीकरण और राजनीतिक समीकरण दिखाई देता है, तो देखिए दिल्ली में जो 48 सीट बीजेपी लेकर आई है उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बीजेपी के कद्दावर नेता है और उन्होंने जो है जब बीजेपी को बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी उस वक्त भी चुनाव जीतकर विधायक बने, जिसमें कि हम विजेंद्र गुप्ता का नाम ले सकते हैं, ओपी शर्मा है, अब अभय वर्मा है। ये सब जो नाम है ये बहुत मतलब बीजेपी की हालत जब ठीक नहीं थे तो हम कह सकते थे कि उस वक्त भी उन्होंने एक तरीके से बीजेपी की बात असेंबली में रखी थी। अब रेखा गुप्ता का जिस तरीके से नाम आ रहा है, इसमें देखिए ये बड़ी बात है कि चूंकि महिलाओं को दिल्ली में खासकर शीला दीक्षित को लेकर ये कहा गया कि शीला दीक्षित के समय में बहुत एक अलग तरीके की छवि होती थी, एक तरीके का अलग काम होता था। उसी तरीके से देखिए फिर आतिशी आई और उससे पहले सुषमा स्वराज भी रही हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है। और सत्ता की चाबी में महिलाओं का योगदान भी काफी बड़ा है, ये बीजेपी भी मानती है। तो हो सकता है कि रेखा गुप्ता का नाम इसलिए भी चल रहा हो। रेखा गुप्ता जहां से उम्मीदवार थी और जहां से वो विधायक बन के आई वो शालीमार बाग है, वहां झुग्गियों का यानी क्लस्टर्स का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक दिमाग में बीजेपी का होगा। लेकिन देखिए अभी किसी के नाम पर अटकलें ही लगाई जा सकती है, ये कोई नहीं बता सकता है कि किसके नाम पर मोहर लगेगी, क्योंकि ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ही पता है कि वो कौन चेहरा होगा जो दिल्ली का सीएम होगा। तो फिलहाल जितने भी नाम आ रहे हैं वो सियासी समीकरण और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए ही आ रहे हैं।
एक बात यहाँ पे रवि समझनी होगी, लेकिन उससे पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। देखिए, रामलीला मैदान के बिल्कुल बाहर व्यवस्थाएं पूरी तरीके से तैयार, और छोटी मोटी जो इस वक्त तैयारी है, जैसे कि रंग जो यहाँ पर रंगाई और पुताई हो रही है, वो मेन गेट की हो रही है इस वक्त, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री मोदी और तमाम विशिष्ट लोगों की एंट्री होगी। और नीचे आप देखिए कि कल जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो सड़क जो थी उस वक्त टूटी फूटी थी, लेकिन अब इस सड़क को बिल्कुल नए रूप दिया जा चुका है। और इस वक्त साथ ही साथ होर्डिंग्स प्रधानमंत्री के और अमित शाह और जेपी नड्डा के भी दिखाई देंगे। लगभग 1 से 2 किलोमीटर का दायरा है जो इस वक्त केसरिया रंग में दिखाई पड़ रहा है। 3 मंच अंदर बनाए गए हैं, और 3 मंच जो है उसमें जो प्रथम मंच है उस पर प्रधानमंत्री होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर सहित जो सरकार में गणमान्य व्यक्ति है वो मौजूद होंगे। एक मंच पर धर्मगुरु होंगे, जिसमें बाबा रामदेव, स्वामी सच्चिदानंद, इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ और जो धर्मगुरु है वो मौजूद होंगे। और तीसरा एक और मंच बनाया गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो 48 विधायक होंगे वो वहां पर मौजूद होंगे। उप मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। तो लिस्ट बहुत लंबी है। 12 एकड़ की जमीन और 35,000 के करीब यहां पर लोग मौजूद हैं। तो भव्य कार्यक्रम यहां पर होगा, और जाहिर तौर पर इसलिए भी बीजेपी करना चाहती है। 27 साल का सूखा है और बीजेपी इसको यादगार पल बनाना चाहती है, और प्रधानमंत्री मोदी के रहते ये यादगार पल बनने जा रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो रामलीला मैदान है रवि, ये कई मायनों में अहम है। यही वो रामलीला मैदान है जहां अरविंद केजरीवाल की सियासी पारी शुरू हुई, अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन आज उसी जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के आला नेता यहां मौजूद होंगे, दिल्ली के नए सीएम के चेहरे के साथ। तो सीएम चेहरे को लेकर अभी भी अटकलें लग रही हैं, लेकिन 7 बजे के करीब, यानी उसके बाद हम कह सकते हैं कि जैसे ही वहां पर पर्यवेक्षक मौजूद होंगे और विधायकगण मौजूद होंगे, नाम बताए जाएंगे, और उस नाम में जिस पर सबसे ज्यादा मोहर लगेगी वो नाम सामने आएगा। और ये भी समझना बहुत जरूरी है इस वक्त। देखिए, ये वो भी नाम हो सकता है जिसको लेकर के आने वाले समय में कहीं जहां चुनाव होने हैं उसको भी साधा जाए। तो बीजेपी हर तरीके से रणनीति बनाकर ही सीएम के चेहरे को आगे लाएगी। और फिलहाल जितने नाम चल रहे हैं वो अटकलों में ही हैं, लेकिन हो भी सकता है कि कोई एक नाम होगा जो इन अटकलों के बीच से बाहर आएगा। रवि, बिल्कुल बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट जो है वो पूरी लिखी जा चुकी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक एक औपचारिकता के तौर पे है। नाम वहां पे जाएगा, उनको सुना दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि आपका मुख्यमंत्री कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।